नमस्कार। मैं हूं तेजिंदर छाबड़ा, एस्ट्रो ज्योति से। आप सभी का आज स्वागत करते हैं। और आज जो हमारा प्रश्न का डे 4 का है क्लास है। तो आई होप आपने पहले 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख ली होंगी, और जो लोग नए हैं उनको शायद समझ में आ गया होगा अब तक जो बेसिक्स हैं। तो जो जो जैसे गीत हैं, आई थिंक गीत यू हैव रेज योर हैंड। तो जिनको जो बेसिक्स के अगर कुछ फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज आस्क योर क्वेश्चन। तो आई थिंक गीत, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन नाउ। और आप जो भी क्वेश्चन पूछे प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा, तो उससे जो है इंटरेक्शन अच्छा होता है। तो प्लीज थोड़ा सा कैमरा ऑन करके क्वेश्चन पूछिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ये। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, पिछले दिन में आपने हमें मुझे पढ़ाया था कि ग्रहों की मित्रता सूर्य चंद्रमा मंगल बृहस्पति केतु, और दूसरा था बुध शनि शुक्र राहु। तो मैम, राहु और केतु सेम है, तो फिर ये मित्रता कैसे देखिए, हो गया केतु अगर में, मैं ये आपको जानना चाहती हूँ। देखिए मैंने आपको अगर आपको पहली जो फर्स्ट क्लास आपने अटेंड की हो तो आपको याद होगा राहु केतु क्या है। आप बताएंगे क्या है, कौन से ग्रह हैं? हम इनको ग्रह मानते हैं, ये एक्चुअली मेरे छाया ग्रह। हाँ, छाया ग्रह हैं। ठीक है, जी तो इनको छाया ग्रह क्यों कहते हैं? देखिए, मैंने उसमें भचक्र बना के बताया था फर्स्ट डे। जिस एक्सिस जी पे ये अर्थ घूमती है, हम एस्ट्रोनॉमी की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, तब आप समझ पाएंगी। तो जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है, isn't it? ठीक है, और चंद्रमा इसका जी क्या है? उपग्रह है इसका चंद्रमा, पृथ्वी का। तो चंद्रमा का भी अपना ऑर्बिट है, ठीक है, और वो हाँ अर्थ जी के साथ साथ अपने ऑर्बिट में जो है सन का पूरा परिक्रमा करता है। ठीक है, जी अब देखिए, अर्थ का ऑर्बिट है, चंद्रमा का ऑर्बिट है। अब दो जगह जो है चंद्रमा का ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट को काटता है, एक जगह एंटर करता है फिर एक जगह से निकलता है, और ये एग्जैक्टली 180 डिग्री पे होता है। अब ये जो दो कटिंग पॉइंट्स हैं, जी एक जगह एंटर करते हुए काटता है ऑर्बिट को, अर्थ के ऑर्बिट को, और दूसरी जगह एग्जिट करते हुए काटता है। ये दो कटिंग पॉइंट्स हो गए। जी इन दो कटिंग पॉइंट्स को राहु एंड केतु कहते हैं। ये कहलाते हैं चंद्रमा के नोड्स। जी और ये जस्ट जी 180 डिग्री पे आमने सामने होते हैं। इनको हम एक नहीं कहते हैं, अच्छा 180 डिग्री का फासला है इनके बीच में। इनको एक सा इसलिए कह देते हैं क्योंकि अच्छा, ये दोनों नोड्स हैं, पाथ हैं, चंद्रमा के कटिंग पॉइंट्स हैं। जी लेकिन जब इनका डिफरेंस हाँ जी इतना है, डिस्टेंस इतना है, तो नेचुरली इनके जो इफेक्ट्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे ना। और देखिए, हमारे एस्ट्रोलॉजी में हमारे ऋषि मुनियों ने इनको ग्रह का ही स्थान दे दिया है। हम्म, हम 9 ग्रह मानते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस इनके जी ग्रह के रूप में नहीं है, जी लेकिन इनको 9 ग्रह मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका इफेक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा पड़ता है। और वो क्यों पड़ता है? जी क्योंकि ये हमारी अर्थ के बहुत नजदीक है। चंद्रमा तो जी साथ साथ ही घूमता है ना अर्थ के, इससे नजदीक तो कोई भी नहीं है प्लेनेट। और देखिए, आपने समुद्र पे कितना असर पड़ता है चंद्रमा का? पड़ता है ना, ज्वार भाटा इसी से आता है, चंद्रमा से। तो जब समुद्र पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्या हमारी लाइफ पे इफेक्ट नहीं जी पड़ेगा? जी और चंद्रमा का इफेक्ट जो पड़ता है, राहु केतु पड़ेगा। का भी पड़ता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी माइन्यूटली हर चीज को देखा है, जांचा है, और उसके अकॉर्डिंगली, उसके इफेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हमको उनकी स्टडी जो है वो करने को। इसलिए हम एक नहीं कह सकते, उनके इफेक्ट जो है वो अलग अलग। एक इसलिए कह देते हैं बिकॉज बोथ आर द नोड्स ऑफ मून। ओके ठीक है, ओके ओके। जी थैंक यू गीत।
और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। फर्स्ट 3 क्लासेस से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लीजिए। अलंकृता, कैसे हैं आप? अच्छे सर। तो देख लिया आपने, तीनों क्लासेस देख ली आपने? हाँ हाँ देखिए। तो बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं आपके? हाँ काफी क्लियर है वो। एक्चुअली क्या है ना, बुक के साथ भी थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तब और ज्यादा अच्छे से होगा। बट राइट। अभी जितना मैम ने समझाया है वो सब समझ लिया है। वो अपने ही हिसाब से वो एक चार्ट बनाना पड़ेगा ना, कि लर्न करना पड़ेगा, तब वो बिल्कुल एप्लीकेशन और इजी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, हाँ उसको आप करिए तो जितना आप पढ़ेंगे उतना क्लियर होता जाएगा। हाँ। उसमें मैंने पढ़ा तो था थोड़ा बहुत, मतलब वो अभी वो बुक मंडे तक आएगी, तो एक और सेम बुक थी पर वो ऑथर दूसरे थे। पर उसमें तो जो लिखा हुआ था वो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने कुंडली के हिसाब से एक्सप्लेन करा था कि वो इस घर में है, तो अगर वो इससे तो मैच हो रहा है और वो सब। आई थिंक वो जैसे जैसे क्लासेस करेंगे तो समझ आ हाँ, जाएगा। वो आएगा। और थोड़ा सा डिफरेंस इधर भी आता है, जैसे हम बहुत सारे ऋषि हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा उनके जो व्यूज हैं उनमें भी डिफरेंस आ जाता हम्म। है एक ये उसका। नैसर्गिक मतलब क्या होता है, हाँ जी, नैसर्गिक? नैसर्गिक मतलब नेचुरल, ओरिजिनल रूप से। अच्छा। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। मैम, मेरे दो सवाल थे एक्चुअली। हम्म, पहला मेरा सवाल था कि राशि और ग्रह, इन दोनों में से जो प्रभाव किसका अधिक होता है, राशि का या ग्रह का? और दोनों का। दूसरा सवाल मेरा ये है कि वक्री ग्रहों का आप अपन कुछ शायद लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, बट वो थोड़ा सा रह गया कि उसको अपन किस तरह कौन से से निदान ग्रहों हो का? सकता है। अच्छा, वक्री वक्री ग्रह। ग्रह। जी, बस ये दो क्वेश्चन। वो भी ले लेते हैं, वक्री ग्रह। जी। देखिए, पहला आपका सवाल है राशि और ग्रह में से किसका इम्पैक्ट ज्यादा। दोनों का इफेक्ट काफी होता है। राशि का, क्योंकि दोनों ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं कि हर राशि का ग्रह जो स्वामी है वो ग्रह है। ठीक है। जैसे फर्स्ट राशि है एरीज, मेष राशि है, उनके स्वामी है मंगल ग्रह। अगर हम इनको अलग अलग करके देखेंगे, आप कंबाइंड करके चलिए, इसका डिफरेंस करके मत चलिए। ठीक जी। है। अगर हम राशि को अलग से देखेंगे तो उसको, मंगल को अगर हम बाहर कर दें तो वो हम उसका इफेक्ट नहीं जान सकेंगे। और मंगल को हम मेष और वृश्चिक राशि से अलग कर दें तो वो पूरा इम्पैक्ट उसका भी नहीं देख पाएंगे। तो ये जी, इस वो तो तरह खैर। से अब इंटरमिंगल है कि दोनों का इफेक्ट कंबाइंड करके ही पड़ता है। जी, दोनों की उपस्थिति और उनका जो शुभ संयोग या अशुभ संयोग हम देखते हैं वो तो हम देख लेते हैं, लेकिन अगर कोई एक गलत हो और दूसरा सही हो, उस केस में हम क्या करेंगे, किसका प्रभाव को हम अधिक मानेंगे, वो एक सवाल था। हाँ जी, हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक शुभ है और एक अशुभ है तो उसका असर जो है वो 50-50 मिलेगा। अशुभ का भी मिलेगा और शुभ का भी मिलेगा। 100% हमें जो उसका रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। और वैसे राशि और ग्रह, इसको हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे कंपेयर कर सकते, किसी राशि में अलग कोई ग्रह बैठा है, उसका जो राशि स्वामी है उससे शत्रु ग्रह बैठा है, तो जो उसका राशि अगर सही है, शुभ भाव में है, तो जो ग्रह उसका शत्रु ग्रह बैठा है तो वो उसकी शुभता को कम कर देगा, उसे शुभता नहीं देने दे। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जब हम डिटेल में पढ़ते हैं। दशा का फर्क पड़ता है। एक भाव में राशि भी है और ग्रह भी है, लेकिन उस टाइम पे उस ग्रह की दशा नहीं है तो वो फल नहीं देगा। और एक और आपने गोचर का नाम सुना। ठीक है। ठीक है। गोचर मतलब उस डे का ट्रांजिट। जन्म कुंडली पे उस डे में, जो आज डे है, हमारा वो ग्रह जन्म कुंडली पे किस भाव पे ट्रांजिट कर रहा है, उसका राइट। इम्पैक्ट भी पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो फलित होती। कई बार हमें जन्म कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग दिखाई दे जाते हैं। हम जी। कहते हैं भाई इसको तो राजा बनना चाहिए, इसके तो योग ही इतने अच्छे हैं। अब ना तो उस योग में उसको उसकी दशा मिल रही है, ना ही उसके ऊपर से सही ग्रहों का ट्रांजिट जा रहा है, तो वो कैसे राजा बनेगा।
नेटिव जो आया है वो कहता है कि मैं इतना स्ट्रगलिंग पॉइंट पे हूं कि मुझे 2 टाइम का खाना जो जुटाना मुश्किल हो रहा है, और हम उसको कह रहे हैं भी तेरे तो या राजयोग है। तो वो नेटिव कहेगा कि तुम मेरी लाइफ का मजाक उड़ा रहे हो क्या। तो जब राइट। तक हम पूरी चीजें कैलकुलेट नहीं कर लेते तब तक हमें कोई फलित नहीं करना चाहिए। और यहाँ प्रश्न शास्त्र जो है वो बड़ा लिमिटेशन की तरफ चला जाता है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी नहीं होती, हम कुछ रूल्स लगाते हैं और हम उसको आंसर कर सकते हैं। यहाँ प्रश्न शास्त्र का ये फायदा है। जन्म थैंक कुंडली यू। में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन और नया पैदा हो गया, वो गोचर वाला भी बताइए थोड़ा सा आप क्लियर बताइए कीजिएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो आपने बताया ना कि गोचर का ही प्रभाव, जस्ट एक वो गोचर, एक नया क्वेश्चन आ गया कि थोड़ा सा समझाएंगे इसके बारे में तो क्लियर होगा। हाँ मैं बताती हूँ, देखिए जी जी। गोचर को हम एक संदेश वाहक पोस्टमैन कह सकते हैं। कुंडली में योग है, वो हमारा पार्सल है, ठीक है, पोटली है, हमारी चीजें हैं, वैल्यूएबल्स हैं। दशा आई, डिस्पैच का टाइम है, जो हमने पार्सल बनाया था उसको हमने डिस्पैच किया। गोचर क्या है, गोचर वो पोस्टमैन है, वो पार्सल को हम तक पहुंचाने वाला। बहुत इजी से शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए पार्सल में वैल्यूएबल्स हैं, बहुत अच्छी चीजें डाल दी हैं डालने वाले ने, उसने डिस्पैच भी कर दी। अब जो पोस्टमैन है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, ठीक है, उसने उसको वहीं पड़े रहने दिया, पोस्ट ऑफिस में ही। तो अब जो नेटिव है उसको उसका पार्सल भी आ गया, डिस्पैच भी हो गया, लेकिन उस तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों? पोस्टमैन की नेग्लिजेंस है यहाँ, पोस्टमैन अपना काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये पोस्टमैन जो है वो गोचर है, जो हमारा पार्सल है वो योग है हमारे, जो डिस्पैच किया वो हमारी दशा है, ठीक है, योग भी मिल गए, दशा भी मिल गई, सब प्रॉपर है, गोचर नहीं मिल रहा। गोचर मैं बताती हूँ क्या है। जो एक होती जन्म कुंडली, जो जन्म के समय आकाश में ग्रहों की स्थिति है उससे बनाई जाती है। और गोचर की कुंडली आज जो ग्रहों की स्थिति है, ट्रांजिट कहते हैं उसको, वो है। अब ट्रांजिट में सपोज ग्रह लग्न में समझ लीजिए सूर्य है, ठीक है, और जन्म कुंडली में सूर्य 7वें भाव पे है, तो हम कहेंगे कि आज का जो गोचर है वो जन्म कुंडली में 7वें भाव के शनि पे जो है वो गोचर कर रहा है, ठीक है। वो मतलब किस भाव में है वो देखेंगे, वहां पे वो ट्रांजिट कर रहा है। अब वहां पे सूर्य हो सकता है अशुभ भाव में बैठा है, अशुभ राशि में बैठा है, तो गोचर जो वो अपने फल लेंगे, पोस्टमैन नेग्लिजेंस कर जाएगा कि भाई मैं ये पार्सल इसको नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैम ये गोचर हमारे कर्मों पर फिर डिपेंड करेगा। अगर कर्म देखिए अच्छे तो वो हमारा डिलीवर हो जो जाएगा। ज्योतिष है वो पूरा कर्म सिद्धांत पे चलता है। वैसे भी हमारे ज्योतिष में भी अब 2 मत हो गए हैं, एक मत कहता है कर्म सिद्धांत, दूसरा मत कहता है ग्रह ही सर्व सर्व सर्वे सर्वा है। लेकिन अगर हम ग्रहों को सर्वे सर्वा मान लें तो ये थोड़ा कम लॉजिकल लगता है, क्योंकि ग्रहों की कर्म जो है वो हमारे कर्मों पे ही डिपेंड करते हैं। गोचर के ग्रह या जन्म कुंडली के ग्रह योग सब कर्मों से मिलते हैं, कर्मों से हमारा भाग्य बनता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ट्रांजिट जो है वो भी कर्मों से मिलेगा, और जो जन्म कुंडली के ग्रह हैं वो तो कर्म से हमारे मिल गए। अब आज का गोचर उनके शुभ भाव पे आ रहा है या गलत भाव पे आ रहा है, ये जो है वो गोचर के से हमें पता लगता है। मैडम एक प्रैक्टिकल बता सकते हैं क्या, किसी भी डेट का एक पुराना कोई कोई एक सैंपल ले लेते हैं और आज का लेके एक ये बार बता हमारी पाएंगे क्या? ये बहुत लंबा, हम आज की क्लास को मिस कर जाएंगे फिर, ओके। ठीक है, क्योंकि गोचर की हमारी गोचर दशा पद्धति हमारा जो कोर्स है वो आ चुका है, ठीक है, उसमें बहुत डिटेल इसी पे, क्योंकि गोचर एक दिन में एक कुंडली से समझ में आने वाली चीज नहीं है। तो इस पे जी। आप कहेंगे तो मैं, हमारी किसी क्लास में हमारा सिलेबस कम होगा,
उस दिन मैं जरूर आपको एक क्लास गोचर पे दे दूंगी, या इसी में से हम एक्सटेंड कर देंगे गोचर की हाँ, पूरी एक कर देंगे, कोई एक एक्सटेंड कर देंगे बाद में। तो संजीव सर गोचर का आपने ही तो बता किया, दूंगी। संजीव सर आपने तो किया हुआ है आई थिंक दशा एंड गोचर का कोर्स तो। नहीं सर, नहीं किया हुआ मैंने। मैं नहीं, संजीव जी ने पूछा ना सर। हाँ हाँ सर, मैंने ही पूछा है, नहीं किया। सर वो अलका मैम की क्लास में नहीं थे आप क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो उसका था, अलका मैम का क्लास तो पंचांग दशा का गोचर का नहीं था। नहीं नहीं, दशा एंड गोचर पहले आया था ना अलका मैम का, पहले दशा एंड गोचर का आया था, उसके पहले बाद। वाला नहीं किया, अभी अभी लेटेस्ट वाला किया अच्छा, था मैंने। पंचांग वाला है। पंचांग वाला किया था। हाँ जी। तो चलो, ये कोई बात नहीं। मतलब बहुत डिटेल है जी। मैं आपको एक पूरी क्लास एक्सटेंड करके गोचर पे आपको क्लास दे दूंगी, तो उसमें आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रांजिट मतलब क्या है। ठीक है तो मैम। आज हम जी। आज की क्लास शुरू करें। यस मैम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास क्वेश्चन स्टार्ट कर और लेते है हैं, तो आप बता दीजिए, अदरवाइज हम क्लास के एंड में क्वेश्चन ले लेंगे। एंड में ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं, क्योंकि जी आज मैम। इम्पोर्टेंट है बहुत। यस यस यस। आज हम नक्षत्र और भाव पे बात करने वाले हैं। तो जो हमारे एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम 27 जो नक्षत्र हैं वो मानते हैं। तेजिंदर जी, अगर आप पिक्चर लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा हो। और हमारा जो प्रश्न शास्त्र है उस पे नक्षत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जी, इसमें आप देख सकते हैं ये 27 नक्षत्र हैं सर्कल के बाहर, और सर्कल के अंदर 12 राशियां हैं, और सबसे अंदर जो है 9 ग्रह हैं। हर नक्षत्र का एक जो ग्रह है वो स्वामी होता है। हर 3-3 नक्षत्र का एक ग्रह स्वामी होता है। ठीक है। और एक जो राशि है उसमें 3 नक्षत्र जो हैं, नक्षत्र के 4 पार्ट होते हैं जिनको पड़ा या चरण कहते हैं, और एक राशि में 9 चरण होते हैं। पूरे 3 नक्षत्र कवर नहीं होते। 3.20 डिग्री का एक चरण होता है, और ये 9 चरण जो है वो एक राशि कवर करती है। और इसके 3 जो हैं, जैसे नाम बता देती हूं मैं: अश्विनी, धरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। ये 9 जो हैं, हम इन नक्षत्रों को एक 9 की सीरीज बना के ले सकते हैं। इनमें से जो पहला नक्षत्र है अश्विनी, उसके स्वामी जो है वो केतु हैं। भरणी के स्वामी हैं वीनस हैं, और कृतिका के स्वामी जो है वो सूर्य हैं। आगे रोहिणी आता है। रोहिणी के स्वामी हैं चंद्रमा। मृगशिरा, मृगशिरा के स्वामी हैं मंगल। और उसके बाद है आर्द्रा, आर्द्रा के स्वामी हैं राहु। फिर है पुनर्वसु, पुनर्वसु के स्वामी हैं गुरु। फिर है पुष्य, पुष्य के स्वामी हैं शनि। और उसके बाद है अश्लेषा, अश्लेषा के स्वामी हैं बुध। इसकी एक हम इसको इजी याद करने के लिए इनके सीक्वेंस बहुत जरूरी है। ऐसे ही हम नहीं कह सकते कि कहीं अश्विनी, कहीं मगा, कहीं मूल। हर नक्षत्र का नंबर है 1 2 3, हमें उसके अकॉर्डिंगली ही याद रखने पड़ते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली उनके स्वामी। तो सबसे पहला है केतु का नक्षत्र, फिर है शुक्र का, फिर है सूर्य का। सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, तो हम आदित्य का यहाँ पे आ ले लेते हैं। उसके बाद है चंद्रमा का नक्षत्र,
उसका च ले लेते हैं। फिर मंगल, मंगल को भौम भी कहते हैं, उसका भौ ले लेते हैं। फिर है राहु, राहु का रा। फिर गुरु, गुरु को जीवा भी कहते हैं, तो हम जी ले लेते हैं उसका। और फिर शनि का श और बुध का बु। तो एक ये सीक्वेंस ही बन जाती है। इसको हम कह देते हैं के शु आ चम भो रा जी शुभ। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। और फिर आप याद कर सकते हैं कि केतु के कितने नक्षत्र हैं। पहले 3 जो नक्षत्र हैं वो केतु के हैं। उसमें से पहला, 10वां और 19th। पहला है अश्विनी, 10th है मघा और 19th है मूला। अश्विनी, मघा और मूल, ये केतु के नक्षत्र हो गए। शुक्र के नक्षत्र हो गए। शुक्र के मैम बोल क्या नक्षत्र बोला था आपने? मघा मूला, अश्विनी मघा मूला। नहीं, इसका इसका शॉर्ट शॉर्ट बोला था ना, शू माँ कुछ हाँ, अभी लेके। के शु आ चम हो। मैम स्क्रीन पे लिख देंगे। मैं लिख देती हूँ, इसको पलट। के शु आ चम रा जी शम। मैम बोर्ड में लाइट मैम ज्यादा तो लाइट दिखाई पड़ नहीं दे रही है, रहा। लाइट पड़ रही है। लाइट पड़ रही है मैम, थोड़ा सा ना नजर नहीं आ रहा अब नजर आ रहा है? है। एक बार आप लाइट बंद ही कर दीजिए, अगर अगर पास में ही लाइट है तो बंद कर दीजिए बेशक लाइट को आप। यस, दैट इज बेटर। ओके। के शु आ चम भो रा जी शम। ठीक है। अब इसके जो नक्षत्र हैं वो हम देख सकते हैं। अब शम के बाद क्या है? ब। बु, ये बुध। मैम के से केतु, श से शुक्र। केतु, शुक्र, आदित्य, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य। मंगल, भौम, राहु, जीवा, गुरु, शनि और बुध। अब जो केतु के हैं, अश्विनी, मघा और मूला। शुक्र के नक्षत्र हैं भरणी, पूर्व फाल्गुनी, भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा। मैम रोहिणी है ना शुक्र का पहला? नहीं जी, रोहिणी नहीं है। क्या है? भरणी, भरणी, मतलब ये है भरणी। शुक्र का भरणी है। सूर्य का है कृतिका,
कृतिका उत्तर फाल्गुनी और उत्तर आषाढ़ा। बोर्ड पूरा नहीं दिखाई दे रहा। चंद्रमा के हैं रोहिणी, हस्त और श्रवण। मैंने एक फोटो भेजी है मैम ग्रुप में, आप सभी लोग प्लीज वो फोटो देख लीजिए, उसमें सारे नक्षत्र लिखे हुए हैं। जी, आप ओपन कर लीजिएगा प्लीज फोटो। इसी तरह मंगल के हैं मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। राहु के हैं आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। गुरु के हैं पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व, भाद्रपद। शनि के हैं पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद। और बुध लास्ट है अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। इनकी सीक्वेंस है, फर्स्ट है अश्विनी, वो आप चित्र में देखिए, उसमें सीक्वेंस वाइज है। सेकंड है भरणी, थर्ड है कृतिका, फोर्थ है रोहिणी, फिर मृगशिरा, फिर आर्द्रा, पांचवा, छठा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य और नाइन्थ जो है अश्लेषा। इस तरह ये 27 जो नक्षत्र हैं ये आप फोटो में देख सकते हैं। माइथोलॉजी की, एक माइथोलॉजी में, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, ये कहा जाता है कि ये जो 27 नक्षत्र हैं ये दक्ष की 27 कन्याएं थी और इनकी सभी की शादी मून से हुई थी। और मून जो है वो एक राशि, एक नक्षत्र में एक दिन चलते हैं, और लूनर जो मंथ है वो भी अप्रोक्सीमेटली 27 दिनों का माना जाता है। अब जन्म कुंडली में जहां पे मून में जो नक्षत्र होता है उसको हम जन्म नक्षत्र कहा जाता है। और वो जन्म नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी की भी लाइफ में। पर्सन की पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी लाइफ, एजुकेशन, उसकी ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें जो है नक्षत्र से बहुत ज्यादा इफेक्टिव। अगर आप नक्षत्र की डिटेल्ड स्टडी करते हैं और आपको पता चल जाए कि इस पर्सन का जन्म नक्षत्र ये है, तो आप आधी से ज्यादा बातें बता सकते हैं कि ये इस तरह का पर्सन होगा, ये सीरियस होगा, ज्यादा बोलने वाला होगा, इंटेलिजेंट होगा, जीनियस होगा, रिसर्चर होगा, वट एवर जो भी नक्षत्र क्या है वो आप उस पर्सन के बता सकते हैं जन्म नक्षत्र से। और जन्म नक्षत्र होता है जिस नक्षत्र जो होता है, मून का जो नक्षत्र होता है वही जन्म नक्षत्र। नक्षत्र जो है 4 पड़ास में या 4 चरणों में डिवाइड होते हैं। 3.20 डिग्री का ईच चरण होता है। एक राशि जो है वो लगभग 2.5 नक्षत्र कह सकते हैं, 4 जो है वो पड़ा लेती है। जैसे सपोज फर्स्ट राशि होती है एरीज, एरीज या मेष राशि। मेष राशि में 4 चरण होते हैं अश्विनी के,
4 चरण होते हैं हरणी के। अब 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। कितने चरण बचे? 1 एक बचा, क्योंकि 9 होते हैं ना एक राशि में। 8 तो पहले ही हो गए, अब एक चरण भरनी। बचा तो वो कृतिका का हो गया। 9 हो गए। हम अब जो भरनी। 4 अश्विनी के, 4 भरणी के, एक कृतिका का चरण हो गया। अब नेक्स्ट राशि कौन सी आती है? वृष राशि। वृष राशि। अब यहाँ के बचे हुए 3 जो चरण है वो इसमें आ जाएंगे। अब 3 चरण इसके आगे, तो कितने चरण बचे हमारे पास? पूरे हो गए इसके कृतिका के। और कितने चरण चाहिए हमें? 6 चाहिए ना। अब एक जो दूसरा नक्षत्र आया, ये तो कृतिका के हो गए 3। अब आया रोहिणी, रोहिणी के हो गए 4 चरण। अब 4 और 3 कितने हो गए? 7 अब हमें कितने चरण चाहिए? 2 2 चरण और चाहिए। रोहिणी के बाद आया मृगशिरा, तो हमने इसके ले लिए। अब नेक्स्ट राशि कौन सी आई? मिथुन राशि। मिथुन। मिथुन में अब मृगशिरा के 2 बचे, ये यहाँ पे ले लिए हमने। अब हमें यहाँ पे कितने चाहिए? 7 7 चाहिए। 4 हमने ले लिए आर्द्रा के। 3 पुनर्वसु। 3 ले लिए हमने पुनर्वसु। पुनर्वसु के। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट राशि कौन सी आई? कर्क राशि। कर्क राशि आई। अब पुनर्वसु के कितने चरण बचे हैं? एक। एक बचा है, ये एक हमने पुनर्वसु का ले लिया। 4 हमने ले लिए पुष्य के। 4 बचे, 4 ले लिए अश्लेषा। ये इस तरह ये एक जो पूरा हो गया। ठीक है। यहाँ पे अब फिर से यही सर्कल शुरू हो जाएगा। 4 नेक्स्ट मघा के, 4 पूर्वा फाल्गुनी के, और एक जो है वो उत्तर फाल्गुनी। फिर इसी कॉन्सिक्वेंस में जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास कर्क में कंप्लीट हो गए, उसके बाद कंप्लीट हुए 8th में। ठीक है। ज्येष्ठा पे कंप्लीट हो गए, और उसके बाद फिर 4 और जो है 12वें भाव में, 12वीं जो लास्ट जो है वो 12 में, यही सीक्वेंस जो 4 4 1, फिर 3 4 2, और फिर 2 4 3, इस तरह से ये, और फिर 1 4 4, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह ये 3 सर्कल जो है हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें कि 27 के 27 नक्षत्र जो है वो कवर हो जाएंगे। ये आपको एक टेबल बनी हुई है, ये कुंडली पे बना हुआ है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँ। अब हम देखते हैं, ये तो सारा डिवीजन हो गई राशियों में और भाव में भी। फर्स्ट भाव जो पहला भाव है उसमें मेष राशि में 3 नक्षत्र होंगे। उसके बाद सेकंड भाव में वृष राशि में, इस तरह 12 राशियों में 12 भाव जो है वो नक्षत्रों की डिवीजन है। आपको ये पूरे कुंडली वाइज में आपको एक बना हुआ चार्ट जो है वो शेयर कर दूंगी, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें से कुछ जो है वो पुरुष नक्षत्र हैं और कुछ जो है वो स्त्री नक्षत्र हैं। अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद।
सॉरी, ये पुरुष नक्षत्र है। अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। और भरणी, कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती, ये जो है ये स्त्री नक्षत्र हैं। नपुंसक हैं मृगशिरा, मूल और शतभिषा। ये जो है नपुंसक नक्षत्र है। प्रश्न शास्त्र जब हम लगाते हैं तो ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि ये स्त्री नक्षत्र है, पुरुष नक्षत्र है या नपुंसक नक्षत्र है, उसके फल जो है वो अलग अलग होता है। अब हम आते हैं भाव पे। जब हम प्रश्न शास्त्र करेंगे नक्षत्रों के बारे में और हम पढ़ते जाएंगे। अभी हम और नक्षत्र के बारे में जितना पढ़े उतना कम है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो अभी नहीं जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम नक्षत्रों को और पढ़ते जाएंगे। नक्षत्रों की सीक्वेंस, नक्षत्रों के नाम आप अगर याद कर लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मैंने ग्रुप में एक और फोटो भेजी है, तो ये देख सकते हैं, मैंने भी डाउनलोड किया मैंने गूगल से। तो अच्छा, इसमें जैसे अगर आप सब देख सकें फोटो एक बार ओपन कर लीजिए। जैसे केतु का नक्षत्र दिया हुआ है अश्विनी, उसके 4 चरण आते हैं मेष राशि में, और शुक्र के 4 चरण आते हैं, और कृतिका का 1 आता है। तो ये बहुत क्लियर पिक्चर है, आप देख लीजिएगा इसको। जी हाँ, ये एग्जैक्टली यही मैं बनाया हुआ है चार्ट इस टाइप से कुंडली के। तो यही है, ये चरण कितने हैं, अश्विनी के कितने हैं, भरणी के कितने हैं, कृतिका के कितने हैं, जो हमने अभी डिवीजन की थी वही डिवीजन इसमें बिल्कुल क्लियरली बताई गई है। तो इसको आप याद कर लेंगे तो या सामने भी रखेंगे वो भी बहुत काम आएगा। अब हम आते हैं भाव पे। जैसा कि मैंने पहले बनाया हुआ है, ये देखिए एक जो जन्म ये कुंडली बनती है, चाहे वो जन्म कुंडली हो चाहे वो प्रश्न कुंडली, कोई भी कुंडली है, इसमें 12 भाव होते हैं। काल पुरुष की कुंडली जब हम बनाते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये पहला भाव है जो कि लग्न है, इसमें मेष राशि होती है। ठीक है, और काल पुरुष का मतलब होता है एक तरह से डिफॉल्ट कुंडली हम कहते हैं कॉमनली, जिससे हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें हमेशा मेष राशि जो है लग्न में हो। ये पहली राशि है, पहला भाव है जिसको हम लग्न कहते हैं। ये सेकंड भाव है, इसको हम धन भाव कहते हैं। तीसरा भाव है, अभी हम इसके कारक पढ़ेंगे जो कि डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा भाव है, इसको पराक्रम भाव कहा जाता है। चतुर्थ भाव है, इसको मातृत्व का या सुख समृद्धि का भाव कहते हैं। पांचवा भाव है, ये एजुकेशन और संतान भाव है। छठा भाव है ऋण और डिजीजेस का भाव है। सेवेंथ भाव है दाम्पत्य और पार्टनरशिप का। आठवां भाव है आयु का। नाइन्थ भाव है भाग्य का। 10वां भाव है कर्म का। 11वां भाव है लाभ का। 12वां भाव है व्यय का। ये इस तरह से 12 भाव हैं। काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में मेष राशि होती है, सेकंड में वृष राशि होती है, थर्ड में जेमिनाई यानी मिथुन राशि होती है, चौथी में कर्क राशि होती है, पांचवे में सिंह, सिक्स्थ में कन्या राशि, सेवेंथ में तुला राशि, एट्थ में वृश्चिक,
स्कॉर्पियो। 9th में धनु राशि होती है, सैजिटेरियस। 10वें भाव में कर्म भाव में होती है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। 11th में कुंभ राशि, एक्वेरियस। और 12वें भाव में मीन राशि यानी पाइसेस। ये हम काल पुरुष की कुंडली, एक जनरल जो कुंडली होती है उसके अकॉर्डिंगली हम ये जो है बर्थ चार्ट बनाते हैं। अब मैंने इसमें ग्रह भी बिठाए थे, तो ये जो ग्रह हैं वो ये इस भाव के कारक होते हैं। पहले भाव का होता है सन, दूसरे भाव के होता है गुरु और बुध, तीसरे भाव के होते हैं शनि और मार्स, मंगल, चौथे भाव के होते हैं मून यानी चंद्रमा, पांचवा भाव फिर जुपिटर का है, गुरु का। 6th भाव, ये मैं 7th भाव वीनस का है, 8th सैटर्न का है, 9th भाव गुरु और शनि का है, और 8th भाव शनि का है, गुरु और सूर्य का है, और 10th भाव बुध, सूर्य, शनि और जुपिटर। 11th भाव गुरु का है और 12th भाव शनि और वीनस का है। ये जो है काल पुरुष की कुंडली या नॉर्मल कुंडली में ये इन ग्रहों को ये सारे भाव अलॉटेड हैं, इनको ये भाव जो है वो दिए गए हैं। जो 6th हाउस है उसको भी मार्स और सैटर्न, और जब ये ग्रह इन भावों में आते हैं तो वो अगर बाकी सारे योग उनको सही मिल रहे हैं तो वो शुभ फल देते हैं। मंगल शनि तीसरे में, 6th में, 8th भाव में नॉर्मली बहुत अच्छे नहीं देते हैं फल कोई भी, 10th भाव में भी अच्छे देते हैं। तो ये इन भावों में, और 11th भाव एक ऐसा भाव है जिसमें सभी ग्रह अगर उनकी राशि प्रॉपर उनको मिल रही है, शत्रु भाव की राशि नहीं है, तो सभी जो है इसमें अच्छे ही फल देते हैं। और शनि 12th में भी ठीक जो देते हैं। इस तरह से ये जो भाव हैं, ये ग्रह इन भावों में जो है अपने कारकत्व के जो भाव हैं उनमें अच्छे फल देते हैं। अब सिर्फ जो भाव हैं या ग्रह हैं वो इन्हीं पे डिपेंड नहीं करते। अब जन्म कुंडली में हम क्या करते हैं, जन्म कुंडली में उस समय जो राशि उदित हुई है वो लग्न बन जाती है। पूर्व में जो राशि उदित होती है वो लग्न बन जाती है। लग्न में वो राशि आ जाएगी, यहाँ से 1 हट जाएगा। सपोज कर्क राशि है तो यहाँ कर्क राशि आ जाएगी और चार्ट पूरा इस तरह घूम जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से ये कुंडली बन जाएगी। अब प्रश्न कुंडली में क्या होता है, जन्म कुंडली में तो हम जन्म से देखते हैं कि 7:06 पे ये जन्म हुआ, उस टाइम पे इस डेट को इस ईयर में ये जो है ग्रह यहाँ पे थे, हमने उस राशि के अकॉर्डिंगली वो ग्रह हमें पता चल जाते हैं। प्रश्न कुंडली में हम देखते हैं कि कोई नेटिव किस टाइम पे प्रश्न पूछ रहा है, उसी डेट की, मतलब आज की, इसी ईयर की, और उस टाइम की कि वो किस टाइम पे क्वेश्चन कर रहा है, उस टाइम के अकॉर्डिंग कुंडली बनाते हैं। और जो उस टाइम पे ग्रह होता है वो लग्न, उस टाइम पे जो राशि उदित होती है वो पहले नंबर पे आ जाती है, और जो ग्रह वहां पे उस राशि में होता है वो उसको वहां पे ट्रांजिट में आ जाता है। ट्रांजिट की कुंडली हम उस टाइम की देखते हैं जब प्रश्न पूछा गया है। अब हम देखेंगे जो भाव हैं उनके कुछ विशेषताएं, हर भाव की अपनी विशेषताएं होती हैं। प्रथम भाव है वो बताता है स्वयं को, नेटिव खुद, और क्या क्या बताता है,
प्रथम भाव शारीरिक स्थिति बताता है। लग्न में जो राशि उदित है उस राशि के अकॉर्डिंगली आपने पर्सन को देखा है नहीं देखा, उसकी पूरी पर्सनालिटी आप बता सकते हैं कि ये कैसा होगा, उस राशि की क्या विशेषताएं हैं वो आप उससे बता सकते हैं कि ये दिखने में कैसा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, ईच एंड एवरीथिंग आप बता सकते हैं। तो ये स्वयं है, ठीक है, शारीरिक स्थिति बताता है। और जो बॉडी पार्ट्स को कवर करता है प्रथम भाव, बाल, फेस, सिर, ये चीजें बताता है। ज्ञान, यश, व्यक्तिगत आकर्षण, ये सारी चीजें जो है वो प्रथम भाव बताता है। और प्रथम भाव का जो जिसने प्रथम भाव का एक्चुअल में कारक है वो सन है। दूसरा भाव, सेकंड भाव जो है उसके जो कारक हैं वो गुरु और बुध हैं। तो गुरु हमने जो पढ़े हैं पिछले उसमें हमने ग्रह पढ़े थे, तो गुरु किस चीज के क्या बताते हैं, गुरु किस कौन सी योग्यता बताते हैं, ग्रह हमने ज्ञान, पढ़े थे ज्ञान, तो नेचुरली ये सेकंड भाव हो गया ज्ञान। और बुध किस चीज को बताते हैं, स्पीच, स्पीच को, वाणी को। तो ये अपने आप ही ये देखिए वाणी और ज्ञान। और यहाँ पे ज्ञान कौन सा होता है, बिल्कुल बेसिक ज्ञान जो घर से कुटुंब से बच्चा सीखता है, वो वाला ज्ञान जो है वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं, ठीक है। और स्पीच, वाणी, जो अंग है शरीर के, गला, वाणी के लिए गला बहुत मीनिंग रखता है, तो गला, आंख, लेफ्ट राइट दोनों आंखें, ये दोनों ग्रह भाव जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। वाणी, आंख, चेहरा, मुंह, इसको भी ये बताता है। और धनी और रहन सहन, धन को भी, ये धन भाव है तो धन का इसी भाव से हम धन के बारे में देखते हैं। तीसरा भाव है, अब इसके स्वामी हैं तीसरे भाव के मंगल और शनि। तो मंगल और शनि, मंगल क्या देते हैं, एनर्जी, पराक्रम, ठीक है, योग्यता देते हैं, साहस देते हैं। तो तीसरा भाव पराक्रम, साहस, शिक्षा, यहां से भी नेक्स्ट शिक्षा और आदतें, शनि से आदतें जो हैं वो पता चलती हैं। अब ये मानसिक स्थिति भी बताता है, मानसिक अस्थिरता भी हम यहाँ से देखते हैं। और अगर हम यहाँ से इस भाव से अगर हम रिलेशन देखें तो ये छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है, छोटे भाई को हम देख सकते हैं। फिर हम आते हैं चौथे भाव पे। चौथे भाव में कौन है, चंद्रमा है। चंद्रमा किसका कारक है, माता, माता का, तो हम माता को देखते हैं। और इस भाव से सुख, समृद्धि, भवन, भूमि, वाहन, ये सब हम यहाँ से देखते हैं। माँ, मामा, ये हम यहाँ से रिश्ते देखते हैं। मानसिक स्थिति भी यहाँ से देखी जाती है क्योंकि मून जो है वो मन का कारक है। शिक्षा, शिक्षा को भी रिप्रेजेंट करता है ये चौथा भाव। जो अब देखिए ये
कुटुंब की शिक्षा को, घरेलू शिक्षा को, जो घर में बच्चे को सिखाया जाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये अर्ली स्कूलिंग को शो करता है। बच्चा जब अर्ली स्टेज पे स्कूल जाता है, ये वो शिक्षा है। अगर ये भाव खराब है तो हम बता सकते हैं कि उसकी अर्ली जो स्कूलिंग है उसमें कहीं व्यवधान आया होगा, कभी बच्चा बीमार पड़ गया हो, या किसी और कोई भी वजह हो सकती है जिससे कि उसकी शिक्षा जो है वो बाधित भी होगी। अब हम आते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव में फिर से गुरु है, तो जहां गुरु बैठे हैं वहां पे तो शिक्षा होगी। मेन स्कूलिंग शिक्षा जो है वो पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव से शिक्षा देखेंगे, पंचम भाव से संतान देखेंगे, और पंचम भाव से एक और चीज देखेंगे जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, वो है लव अफेयर। मैक्सिमम आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी चीज पे आते हैं। तो ये हम पंचम भाव से देखेंगे, और पंचम भाव पे किसकी दृष्टि बढ़ रही है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। पंचम भाव पैतृक संपत्ति का भी बताता है और पूर्व जन्म के बारे में भी बताता है। मन विवेक, ये भी पंचम। मैम कुछ पिछले जन्म के बारे में कैसे देखेंगे? ये इसमें जो ग्रह होता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से संबंध बताता है। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं छठे भाव पे। छठे भाव में है मंगल और शनि। कर्ज, कर्ज, बीमारी, शत्रु, ये तीन चीजें हम इससे देखते हैं। जो थर्ड हाउस है, सिक्स्थ हाउस है, एट्थ हाउस है और ट्वेल्थ हाउस है, इनको हम अशुभ हाउस मानते हैं। यहाँ पे अगर शुभ ग्रह बैठे होंगे इन हाउस में, 3, 6, 8, 12, अगर ये अशुभ ग्रह शुभ ग्रह बैठे होंगे तो वो अपनी शुभता खो देते हैं, अपने शुभ जो है वो रिजल्ट्स नहीं देते। और जो अशुभ या क्रूर ग्रह है जिन्होंने इनका आधिपत्य किया हुआ है, मंगल शनि थर्ड में अच्छे फल देते हैं, मंगल शनि सिक्स्थ में भी अच्छे फल देते हैं, और शनि जो है वो एट्थ में लॉन्ग एज देते हैं, और ट्वेल्थ में भी शनि जो है वो सही देते हैं। ट्वेल्थ और एट्थ ऐसे हैं जिसमें मंगल जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, लेकिन शुभ ग्रह इसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते। अब हम आते हैं सातवें भाव पे। सेवेंथ हाउस दाम्पत्य का, स्पाउस, पति पत्नी के बारे में सेवेंथ हाउस देखते हैं। मैरिज से रिलेटेड हम सेवेंथ हाउस देखते हैं, और अगर पार्टनर, कोई भी पार्टनरशिप में हम काम कर रहे हैं तो भी हम सेवेंथ हाउस को देखते हैं। तत्तक पुत्र, इसको भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। अब हम आते हैं आठवें भाव पे। आठवें भाव को सबसे ज्यादा या अशुभ भाव माना जाता है। आयु का और मृत्यु का भाव जो है वो आठवां भाव होता है। पाप कर्म, शोक, भय, मृत्यु, ये सब जो है ये आठवें भाव से देखते हैं। ससुराल पक्ष भी आठवें भाव से देखा जाता है। और जैसा कि हमने
पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि मृत्यु का कारण ये भी हमें 8वां भाव बताता है। इसमें जो ग्रह होगा उसके कारकत्व से देखते हैं कि मृत्यु जो है वो उस रीजन से होती, लॉन्ग बीमारी से हो सकती है, एक्सीडेंट से आकस्मिक हो सकती है, या जो भी है, ये जो भाव है वो बताता है। धन का भी ये बताता है, क्योंकि सेकंड में जो भी होगा उसकी दृष्टि यहाँ पे हो, तो आकस्मिक धन को भी बताता है। लॉटरी। अचानक जो सडन कई बार धन मिलता है, लॉटरी मिल गई या कुछ और किसी कोई पॉलिसी आपकी कैश हो गई, इस टाइप से जो धन है वो बताता है। अब हम आते हैं नवा, 9th हाउस। धर्म भाव भी कहा जाता है इसको, भाग्य स्थान भी कहा जाता है इसको। भाग्य, धन, परोपकार, सदाचार, उदारता, ये सारी चीजें जो है वो 9th हाउस देखता है। 9th हाउस जब गुरु इससे कनेक्ट हो गए तो अपने आप ही धर्म, रिलीजन से, और सन है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो जो है 9th हाउस देता है। पिता का कारक है नवा भाव। पिता, पौत्र, गुरु, आचार्य, ये सारे इनसे देखे जाते। यहाँ से 5th हाउस से पुत्र, 9th से पौत्र। तीर्थ यात्रा, पैतृक संपत्ति भी ये बताता है। अब हम आते हैं 10वें भाव की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कुंडली का है एक, लग्न और कर्म भाव। जो लग्न में राशि होती है उसका स्वामी कहलाता लग्नेश। इस पे हम अभी आते हैं। 10th हाउस है, इस पे देखिए अधिपत्य है बुध, सूर्य, शनि और गुरु। तो इन चारों से रिलेटेड रिजल्ट जो है वो 10वां भाव देता है। कर्म, सद्मार्ग, आत्म संयम, शिक्षण, योग्यता और क्षमताएं, ये भाव देता है। बुध से जो बुध की क्षमताएं देगा, सूर्य से गवर्नमेंट से सपोर्ट, गवर्नमेंट जॉब, शनि से न्याय प्रक्रिया में जो भी वो कर्म है उस कर्म को शो करता है, और जुपिटर ज्ञान संबंधी जो भी कर्म है वो हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। 11वां भाव है लाभ स्थान, और यहाँ पे अशुभ या शुभ नॉर्मली सारे ही ग्रह अच्छे ही रिजल्ट्स देते हैं। बुद्धिमानी का है, इच्छा प्राप्ति का है, लाभ स्थान का है, और गुरु है तो ज्ञान का, हायर एजुकेशन का भी। 12वां भाव है व्यय, व्यय का, विदेश यात्राओं का। विदेश से रिलेटेड अगर कोई है क्वेश्चन है तो हम उसको 12वें भाव से देखें। और भी भावों को हम, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही भाव लेते हैं, और भी भाव है, पर मेनली 11 है। विदेश यात्रा, अगर कोई बहुत ही क्रूर ग्रह बैठा है तो वो विदेश के साथ साथ जेल यात्रा भी करवा सकता है। और अगर राहु जी विराजमान हो गए तो वो हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवा सकते हैं। तो बाई आंख, पैर, ये यहाँ के अंग हैं। शैया सुख, अस्पताल, विदेश, भूमि, ये इसके योग्यताएं हैं। और सन्यासी, एकांत जीवन और मोक्ष के बारे में भी हम इस भाव से ही देखते हैं।
गुप्त योजनाएं, षड्यंत्र, विश्वासघात, ये सारे हम 12वें भाव से देखते हैं। मानसिक स्थिति में अनिद्रा, अगर ये भाव में कोई ग्रह ऐसा बैठा है तो वो, क्योंकि शैया का जो भाव है, शैया सुख देता है, तो अगर यहाँ पे खराब है कोई ग्रह तो वो अनिद्रा देता है। तो ये हमारे हो गए 12 के 12 भाव। जब हम प्रश्न कुंडली देखते हैं तो हमें इनकी 12 भावों की स्टडी बहुत ही माइन्यूटली करनी होती है। अब हम देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं लग्नेश, भावेश, ये क्या है। देखिए, ये लग्न है, इसमें जो स्वामी, जैसे कि इसमें मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी कौन होता है? हम राशियां पढ़ चुके हैं, उनके मंगल। मंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेष राशि है तो उसका स्वामी हो गया मंगल, तो इसको हम मंगल को बोलेंगे लग्नेश। जो ग्रह है वो नहीं, जो राशि है उसका स्वामी। अब सपोज जरूरी नहीं है कि मंगल पहली ही राशि में, मंगल 4th राशि में बैठा है, मंगल जो है वो 4th राशि में बैठा है, तो हम बोलेंगे कि लग्नेश जो है वो 4थे भाव में। ठीक है, और ये जो है 10th कर्म भाव है, इसमें जो भी स्वामी होगा, यहाँ पे 10th राशि किसकी है, इसके स्वामी कौन से? 10वीं राशि मकर के सैटर्न। सैटर्न, शनि। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं कार्येश। ठीक है, 10th भाव का जो स्वामी होता है वो कहलाता है कार्येश। यहाँ पे जो स्वामी होगी उसका स्वामी कार्येश कहलाएगा, शनि। और प्रश्न शास्त्र में लग्नेश और कार्येश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह। हमें हर चीज में लग्नेश और कार्येश की उपस्थिति, उनका कंजंक्शन, उन पर दृष्टि, और उन पे प्लेसमेंट उनका, वो किस राशि में है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सारे भावों के बता देती हूँ किस भाव के स्वामी को क्या कहते हैं। पहले भाव के स्वामी को कहते हैं लग्नेश, सेकंड भाव में कहते हैं धनेश, इसको कहते हैं तृतीयेश, यहाँ लिख दिया। इसको कहते हैं चतुर्थेश, इसको बोलेंगे पंचमेश, 6th को बोलेंगे षष्ठेश, 7th को बोलेंगे सप्तमेश, 8वें को बोलेंगे अष्टमेश, 9वें को बोलेंगे नवमेश या भाग्येश, इसको बोलते हैं कार्येश, इसको बोलते हैं लाभेश या एकादशेश। और
इस भाव के 12वें भाव के स्वामी को बोलते हैं द्वादशेश। चाहे वो जन्म कुंडली का विश्लेषण हो या प्रश्न कुंडली का, हम इन भावों को इन्हीं नामों से बुलाते हैं। अब यहाँ पे लग्नेश में अगर मेष राशि है तो लग्नेश हो जाएगा मंगल, यहाँ पे वृष राशि है तो धनेश हो जाएंगे शुक्र, यहाँ पे तृतीयेश अगर जेमिनाई है तो मिथुन, कर्क राशि है तो चतुर्थेश हो जाएंगे कर्क। वो कहीं भी बैठे हो सकते हैं चतुर्थेश। कर्क राशि के मून, मून इधर पे हो सकते हैं, मून यहाँ हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे चतुर्थेश 9th हाउस में विराजमान बैठे। पंचमेश, यहाँ पे अगर सूर्य की राशि है तो सूर्य हो जाएंगे पंचमेश। यहाँ पे फिर से बुध षष्टेश है, यहाँ पे शुक्र जो है वो सप्तमेश है, मंगल अष्टमेश हुए, और गुरु भाग्येश या नवमेश हुए, कार्येश हुए, शनि लाभेश भी शनि है, और द्वादशेश है गुरु। तो इस तरह से जब भी हम बात करते हैं, इनकी इस तरह से हम बात करते हैं। और आज का मुझे लगता है भाव का इंट्रोडक्शन जो है इतना ही सफिशिएंट है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से हम प्रश्न के बारे में, प्रश्न कुंडली के बारे में स्टार्ट करेंगे। मैडम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए। जैसे मान लीजिए लग्नेश है, कोई किसी का कोई भी है, कि माना जाए भाई लग्नेश तो हमेशा अच्छे ही होंगे किसी के लिए, ऐसा ही होता है? हाँ लग्नेश वैसे अच्छे ही होते हैं, लेकिन अगर हाँ हाँ बताइए आप। लेकिन अगर मान लो लग्नेश जो है वो किसी ऐसे गलत मान लीजिए 6, 8 या 12 भाव में से कहीं बैठे हुए हों, तो वो क्या करेंगे फिर? देखिए लग्नेश वैसे हर भाव में अच्छे फल देते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। अब हम अगर देखते हैं लग्नेश, अगर लग्नेश शनि है तो वो छठे भाव में बैठ के अच्छे ही फल देंगे, ठीक है, तीसरे भाव में भी अच्छे फल देंगे, और शनि जो है वो अष्टम में भी बहुत बुरे फल नहीं देते, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स देते हैं। और जो शनि का क्या है, जिस भाव में बैठेंगे वो किसी भी अच्छे अपने भाव में भी बैठेंगे वो हर काम को स्लो कर देते हैं, उसकी स्पीड कम कर देते हैं, शनि शनि डिले कर देते हैं। अगर वो शुभ है तो काम होगा, और अगर वो अशुभ भी है तो काम होने की संभावना हो जाती है कम। ठीक है, अब लग्नेश की बात हम करें, अगर लग्नेश को इस भाव में बैठे हैं तो लग्नेश इन ग्रहों के अलावा कोई और हैं तो यहाँ पे वो उतने शुभ फल नहीं देंगे, उनके शुभत्व में कमी जरूर आएगी। और अगर वो शत्रु राशि में आ गए तो शुभत्व और कम हो जाएगा। अगर लग्नेश अस्त हो गए तो और भी कम हो जाएंगे। इस तरह से बहुत सारी चीजों को हम जो है वो देख के फिर किसी भी डिसीजन पे, हाँ फर्स्ट उसमें हम कहते हैं कि लग्नेश जो है वो अगर शुभत्व कम हो जाएगा लेकिन पूरा खत्म नहीं होता लग्नेश का। हाँ जी मैम कई भाव में कोई ग्रह नहीं बैठे होते उस टाइम, फिर उनके राशि स्वामी देखते हैं। राशि राशि स्वामी कहाँ पे है, जैसे हमने कहा सपोज यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है, ठीक है, अब सप्तमेश कहाँ गए हैं ये देखेंगे। सप्तमेश कौन है, वेनस। यहाँ पे 7वीं राशि है तो शुक्र हुए। हम्म। अब देखेंगे शुक्र कहाँ बैठे, शुक्र क्या शुभ भाव में बैठे हैं,
अगर शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे शुक्र जो है वो बहुत खराब नहीं होते हैं 12वें भाव में, लेकिन उनका जो ओरिजिनल कारकत्व है वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे वो लग्जरीज तो पूरी देते हैं, लेकिन लग्जरीज से जो है वो नेटिव जो है वो और ज्यादा खर्चीला बनने लगता है। मतलब एक तरह से नेगेटिविटी की तरह लग्जरीज देते हैं। उसको हम आज के जमाने में कह देते हैं कि शुक्र बहुत यहाँ पे अच्छे हैं क्योंकि वो लग्जरीज दे रहे हैं, लेकिन वो लग्जरीज से क्या है, नेटिव को काम करने की क्षमता कम कर देंगे, नेटिव काम ही नहीं करेगा, तो वो अल्टीमेटली नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। तो ये उनके कारकत्व होते हैं। अगर किसी भाव में ग्रह नहीं है तो हम राशिपति से उसको उस भाव की जो है वो आकलन करें। मैम एक 12वें भाव में आपने बोला ना कि फॉरेन का देखते हैं, हाँ जी, क्या देते हैं? 12वें भाव से आपने बोला था ना कि फॉरेन का देखते हैं, हाँ फॉरेन। जी, हाँ जी, विदेश का देख। इसमें कौन सा ग्रह जो होता है जो फॉरेन में जो चांसेस बनाता है? चांसेस बनाता है, सबसे ज्यादा चांसेस बनाता है राहु, क्योंकि राहु भी विदेश भ्रमण करवाते हैं। राहु अगर अब उसकी नेगेटिव पॉइंट देखें तो राहु अपने घर में टिकने नहीं देते, और अपने घर में नहीं टिकने देंगे तो बाहर भेजेंगे, बाहर भेजेंगे या लंबी कहीं दूरी पे भेजेंगे। 12वें घर में राहु है या लग्नेश 12वें में चला जाए या द्वादशेश लग्न में आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो विदेश भ्रमण के चांसेस ज्यादा है। और उसके साथ साथ और भी चीजें देखते हैं, जो चौथा घर है वो पीड़ित होना चाहिए। जब अपने चौथा घर में कोई पीड़ित होगा तभी बाहर जाएगा ना, अपने घर में उसको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं तो वो निकलेगा क्यों? तो चौथा घर। इसी तरह कहते हैं चिकित्सक के लिए अगर चंद्रमा का उसका पीड़ित है तो वो एक बहुत अच्छा चिकित्सक बनेगा चिकित्सा की मैम तरफ। किस में, चंद्रमा कहाँ पे? किसी भी भाव में हो, पक्ष बल से कम हो, पीड़ित हो, शुभ भाव में ना हो चंद्रमा। मैडम एक प्रश्न था, बताइए। जब हम प्रश्न कुंडली पे जाएंगे तो हमें फोकस किस पे करना चाहिए, भाव के ऊपर, राशि के ऊपर या ग्रह के ऊपर? इनिशियली आप भाव पे और ग्रहों पे, दोनों पे फोकस करेंगे, और राशियों को भी छोड़ नहीं सकते, तो तीनों ही चीजें देखेंगे। लेकिन किसी तीनों को में भी लेस नहीं मान सकते। लेकिन तीनों में जो क्वालिटीज होती हैं, राशि जिस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ग्रह किसी और चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, भाव किसी और को करेंगे, वो कॉम्बिनेशन तो सारा खिचड़ी बन जाएगा फिर तो उसके एनालिसिस कैसे निकलेगी? उस खिचड़ी में से ही तो घी निकालना है आपको, ये कॉम्बिनेशन ही तो देखने होते हैं। प्रश्न कुंडली में ये जो रूल्स हैं वो बहुत सटीक हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन वहां भी है, इस भाव में ये ग्रह इस राशि में है तो ये फल देगा, ऐसे वो सटीक से रूल्स बने हैं। अब जन्म कुंडली में, वैदिक में हम हर चीज को डिटेल देखते हैं, और आप किसी भी, चाहे प्रश्न कुंडली या जन्म कुंडली में है, आप ना तो भाव छोड़ सकते हैं, ना राशि छोड़ सकते हैं, ना ग्रह छोड़ सकते हैं। तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। हम ये नहीं कह सकते अगर हम ग्रहों पे फोकस कर लेंगे तो बात हो सकता है ग्रह ऐसे भाव में जाके बैठ जाए जहां उसका शक्ति ही नहीं है उसके पास, तो वो ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें तीनों ही देखने पड़े, और हम सबसे ज्यादा फोकस जहां करते हैं लग्न और कर्म स्थान पे, लग्नेश पे, कार्येश पे, और इनके जो राशियां हैं, मेन हम प्रश्न कुंडली में इनको बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं। हर चीज में लग्नेश कार्येश देखते ही उसमें। अलंकृता, आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। हाँ जी, अलंकृता बताइए। मैम मेरे को ना ये थोड़ा ये जो आपने लग्नेश धनेश देश बताया है ना, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। ये जो लग्नेश है ये मैम मतलब पहले भाव को लग्नेश बोल रहे हैं या जो राशि है उनको बोल रहे हैं? मैं एक बार फिर बताती हूँ।
थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं इसको बड़े डिटेल में बता रही हूँ। पहला भाव होता है लग्न, ठीक है। अब इस भाव में जो राशि है और उस राशि का जो स्वामी है वो लग्नेश होता है। पहला जैसे प्रथम भाव हुआ, ठीक है, जो पहला भाव है वो सन, जिसमें आपने जो पहली कुंडली मतलब जो बना रही थी उसमें फर्स्ट काल पुरुष की कुंडली बनाई थी, हाँ काल जी। पुरुष, हाँ जी। तो उसमें जैसे फर्स्ट नंबर वो घर हो गया ना, पहला भाव उसका हाँ, सूर्य पहला जैसे, भाव घर हो गया। ठीक है। हाँ, अब वो जैसे प्रथम भाव स्वयं का भाव है, आपने बताया था, तो अब ये, अब इसके हिसाब से लग्नेश क्या हुआ, मतलब पहला भाव लग्नेश का है नहीं, या पहला भाव तो लग्न हुआ, यही मैं लग्न बता हुआ? रही हूँ। देखिए, आप बोर्ड देखिए आप। ये पहले भाव में मान लीजिए यहाँ पे चौथी राशि आ गई, ठीक है। ये पहला भाव क्या है, लग्न है, और ये चौथी राशि आ गई यहाँ पे। अब चौथी राशि का स्वामी कौन है, आप बताइए। कैंसर, मून। मून। मून है, तो ये लग्नेश जो है वो मून हुआ। लग्नेश, अच्छा, मतलब जैसे हमने किसी भी पर्सन की कुंडली बनाई है तो उसके हिसाब से वो तो मूवेबल है, मतलब पहला जो प्रथम भाव है वो सूर्य नहीं रहेगा, वो चेंज हो नहीं, जाएगा उसका, पहले उस भाव राशि के कारक तो सूर्य रहेंगे, वो पीछे रहेंगे, ठीक है। जी, वो भाव जी, तो उन्हीं का है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रह बैठा हुआ है, ये तो हमने बेसिकली देख लिया कि ये फर्स्ट हाउस है, उसका आधिपत्य सूर्य ही करते हैं, ठीक है। जी, लेकिन यहाँ पे ग्रह जब बैठेगा तो उसके जो प्रभाव है वो ज्यादा आ जाएंगे, सूर्य से ज्यादा आ जाएंगे, और फिर ओके, हम उसका कॉम्बिनेशन करेंगे। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, तो लग्न में शुक्र जो है वो घर तो है बेसिकली सूर्य का, सूर्य का, अच्छे हाँ। से। अब बैठ गए यहाँ पे शुक्र। अच्छा, तो शुक्र लग्नेश हो गए। शुक्र लग्नेश नहीं हुए, जो लग्न में बैठेगा वो नहीं, वो तो राशि स्वामी होंगे लग्नेश। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, कर्क राशि है, ठीक है, जी, और बैठे हैं यहाँ पे शुक्र, तो लग्नेश तो मून हुए, क्योंकि यहाँ पे राशि कौन है, चार। राशि कर्क है ना, तो कर्क के स्वामी लग्नेश होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे शुक्र आके बैठ गए हैं ग्रह। बेसिकली जो जमीन है वो सूर्य की है, उन्होंने उसको खरीद लिया, मून ने, लग्नेश ने, और किराएदार हो गए शुक्र। अब यहाँ बेसिक ओनर तो हो गए मून, और शुक्र किराएदार है। अब मून और शुक्र क्या है, हमने मैत्री देखी थी, ये आपस में मित्र नहीं है, तो लग्न के जो प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे, शुभता जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे मकान मालिक और किराएदार तो शत्रु हैं, आपस में ही लड़ते रहेंगे, शुभ फल जो है वो कम हो जाएंगे। अब उसमें क्या है, जातक की जो फेम है वो कम हो जाएगा, जातक को शुक्र के जो फल मिलने चाहिए वो कम हो जाएंगे, लग्जरीज जो है वो उतनी नहीं मिलेंगी जितनी मिलनी चाहिए। शुक्र क्या है, पर्सनालिटी में अट्रैक्शन देता है। हम सामने से कुंडली देख के कहते हैं शुक्र, शुक्र की लग्न में शुक्र है मतलब जातक सुंदर होना चाहिए, लेकिन वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो शत्रु ग्रह में बैठा है, उसका अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी। जो शुक्र के फल हैं जो मिलने चाहिए लग्न में, वो क्योंकि राशि स्वामी शत्रु है तो वो कम होते जाएंगे। और ये जो मैम जैसे, वैसे तो ये मून का, ये सूर्य का है, पर इसमें पहले कुंडली के हिसाब से मतलब जो उनकी बनी है वो मून बैठे, मतलब सेकंड नंबर पे मून आ गए, फिर थर्ड पे शुक्र आ गए, इस तरह से हाँ मतलब जी, दो हाँ ग्रह जी, आ गए ना इसमें, जी, यही मतलब हुआ है ना कि हाँ। अब मेन तो सूर्य थे, पर मेन फिर तो घर, घर तो ये सूर्य सूर्य का पे, है, हाँ हाँ,
पर उसके बाद ज्यादा पावरफुल जैसे वो अब मून आ गया तो वो लग सूर्य यहाँ पे रिजल्ट से थोड़ा साइड हट जाएंगे, सूर्य हाँ कारकत्व देंगे, सूर्य अपनी योग्यताएं बता देंगे कि इस भाव में, क्योंकि सूर्य का भाव है, उससे जातक को फेम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी और एंथुसियाज्म मिलेगा। सूर्य क्या देते हैं, यही चीजें देते हैं ना। तो ये जी जातक को, अब ये डिपेंड करता है राशि कौन सी है, वो राशि ये सूर्य की चीजें देने देगी। मतलब अब जो बर्थ है वो अगर कैंसिल ये कर्क राशि का उसका बर्थ है हाँ जी, मतलब, तो वो उस वजह से वो फर्स्ट हाउस में वो मून आ गए और फिर दोबारा से ये मून शुक्र समझ लीजिए, मून आ गया यहाँ पे, सपोज मून यहाँ पे बैठा है, राशि तो मून की ये है लेकिन मून यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हम ये जो है उसकी जन्म राशि हो जाएगी, जहाँ पे मून बैठा है तुला, जहाँ पे मून बैठे होते हैं वो राशि जन्म राशि मानी जाती अच्छा है। जो हम जो जैसे कि हम राशिफल देखते हैं ना, मोस्टली पेपर्स में, न्यूज पेपर्स में आता है या टीवी पे आता है, वो चंद्र राशि से बताते हैं, लग्न से नहीं। ये जो कुंडली है, जन्म कुंडली भी तीन तरह की बनती है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। अब इस पे डिटेल नहीं जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाए। आप इतना ही देख लीजिए, जिस भाव में चंद्रमा बैठा है वो राशि जो है, चंद्र राशि जो है वो जन्म राशि मानी जाती है। यहाँ पे जो नक्षत्र होगा वो जन्म नक्षत्र माना जाएगा। और सेवेंथ हाउस हाँ, किसी भी हाउस में बैठा हो वही वही मानी जाएगी, अच्छा जिस हाउस में बैठा होगा वो मान जिस राशि में बैठा हो बेसिकली। अगर ये यहाँ पे आ गया चंद्र, चंद्र मकर राशि में आ गया, तो मकर जो है वो जन्म राशि बन जाएगी। मकर राशि बन जाएगी, चंद्र राशि, जन्म राशि। ठीक है, चंद्रमा इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रमा अर्थ से सबसे नजदीक है, चंद्रमा मोस्टली सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और चंद्रमा मन का कारक, माइंड को जो है कंट्रोल करता है। इसीलिए चंद्रमा जो है हर जगह, प्रश्न कुंडली, जन्म कुंडली, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब आपको ये और लग्नेश का कंसेप्ट समझ में आ गया? कुछ कुछ आ गया आप ये याद रखिए, जो राशि है और उसका स्वामी है वो लग्नेश होता है। जो ग्रह है वो, ग्रह तो वैसे ही आके बैठा है, वो उसका स्वामी नहीं है। ये जो मैम नंबरिंग है ना, ये जो आपने कालपुरुष वाली नंबरिंग करी, ये राशि और घर सेम है, जैसे फर्स्ट नंबर क्या है, ये घर हुआ या ये पहला मेष राशि हुई? कालपुरुष के कुंडली में पहले भाव में ही पहली राशि बैठती है। मतलब हम एक डिफॉल्ट कुंडली मानते हैं, कॉमन कुंडली मान लो उसको, उसको हम एक जनरल सी कुंडली देखते हैं, ठीक है। और वैसे हम देखते हैं, अगर जैसे आपकी मेन लग्न क्या है, आपको पता है? मीन राशि, मीन मतलब मीन लग्न। मीन लग्न है या चंद्र राशि है? 26 मार्च 1986। मीन लग्न है मैम, इनका मीन लग्न है। मीन सर को लग्न, अच्छा। देखिए, आपकी कुंडली से ही आपको समझाती हूँ मैं। मीन लग्न है तो ये मीन लग्न कौन सी है, 12वीं राशि है ना, ये लग्न में आ गई। अब उसके बाद आएगी कौन सी, मीन राशि के बाद कौन सी राशि आएगी? मेष राशि आएगी। तो मेष यहाँ आ गई, दूसरी यहाँ आ गई, तीसरी यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th और 11th। अब आप ही बताइए, मीन राशि का स्वामी कौन है? गुरु गुरु है।
तो आपका लग्नेश कौन है? गुरु। गुरु है ना, आपके राशि स्वामी हाँ गुरु है ना, मीन राशि हाँ के स्वामी जो है वो गुरु है। तो आपके जो लग्नेश है वो गुरु है, गुरु। ठीक है। और यहाँ पे जो मेष राशि है इसके स्वामी कौन है? मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। मंगल आपके धनेश है, ठीक है। और तृतीयेश आपके शुक्र हैं। अच्छा अच्छा, समझ आ गई। अब आ गया समझ? हाँ, आप समझ गए। चतुर्थेश आपके बुध हैं। पंचमेश आपके मून है। और समझ आ गई। षष्ठेश सूर्य हैं। और सप्तमेश फिर बुध हैं। अष्टमेश आपके शुक्र हैं। नवमेश आपके मंगल हैं। और कार्येश आपके गुरु हैं। और लाभेश आपके शनि हैं। और द्वादशेश भी आपके शनि, ठीक है। क्लियर है? हाँ, अब समझ आ गया। वही कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। कंफ्यूजन क्लियर हुआ? हाँ मैम, अब समझ आया। ठीक है। और कोई? यस आप। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल जो देखते हैं ये राहु से देखते हैं ना? पॉलिटिकल, हाँ जी, पॉलिटिकल भी राहु से देखते हैं। तो मैम ये 10th घर में हो तो उसका क्या अच्छा रहता है 12th में? 10th घर का राहु जो है वो पॉलिटिकली सक्सेस दिलाता है, पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाता है। 10th घर का, कहते हैं 10th घर का राहु कर्म क्षेत्र में भी सफलता देता है। एक कहावत है, जिसका राहु 10 में दुनिया उसके बस में। ओके, थैंक यू। हाँ, 10th का राहु बहुत लीडरशिप दिलाता है। 10th का राहु और भी चीजें हैं, लेकिन 10th के राहु पे ही मत सोचिए कि राहु 10th में है किसी का तो वो राजनेता ही होगा। और बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। मैम शनि भी नेचुरली वो। देखेंगे। पब्लिक जो सपोर्ट है वो शनि दिलवाता है। राहु तो बैठे हैं 10 में, अच्छे भाव में है, लेकिन शनि बहुत पीड़ित है। पब्लिक सपोर्ट ही नहीं होगा तो वो राजनीति में क्या करेगा बंदा। सही बात। और भी फैक्टर्स हैं, हर चीज के लिए एक फैक्टर काम नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। थैंक यू। वेलकम। और कोई क्वेश्चन? अलंकृता, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? ये पढ़ूंगी, समझूंगी, काफी नहीं, चीजें आपका समझ हैंड आई। अभी रेज है। ये मैम बस ये, और है जो आप चंद्र वाला बता रहे थे ना, जिसमें चंद्रमा होगा वही राशि होगी, जी, तो ये मेरा चंद्रमा मतलब 12th हाउस में होगा। आपका चंद्रमा 12th हाउस में है तो आपकी जो जन्म राशि है वो कुंभ है, एक्वेरियस। अगर चंद्रमा 12th होगा, मैम अगर आपका चंद्रमा मीन 12th होगी। में है तो आपके 12th में हाउस मैम स्पाइसिस होगी। स्पाइसेस, नहीं 12th हाउस में बोल रहे हैं ये। ये 11th में बोल रहे हैं सर। आपका चंद्रमा 12th हाउस में है या 12th राशि में है? मैम मैं पूछ रही हूँ आपसे, जैसे आप बोल रहे थे ना कि वो चंद्रमा जिस उसमें होता है वो ही आपकी चंद्र राशि होगी। आप चंद्र राशि देखिए होगी। आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है। जिस राशि में चंद्रमा होगा, अगर 12वें भाव में चंद्रमा है तो 12वें भाव में आपकी 11वीं राशि आ रही है तो आपका एक्वेरियस चंद्र राशि होगी। ये मैम 11 नंबर भाव हो गया, मतलब 12th हाउस हो गया। ये 12th भाव है ना। भाव भाव कभी भी चेंज नहीं होते, भाव अच्छा। हमेशा वही रहेंगे। हाँ ये हाँ हाँ। है तो फर्स्ट ही रहेगा, ये 12th है तो 12th ही रहेगा। ये बिल्कुल कांस्टेंट है, ये हिलते नहीं है। राशि और ग्रह घूमते हैं, राशि बदल जाएगी, ग्रह बदल जाएंगे। जो चक्र है उसमें तो राशि भी स्थिर है, ठीक है। वो दिशा जिस दिशा में उदित होगा वहां पे वो राशि
मान लेते हैं। इनकी कन्या राशि है मैडम। कन्या राशि में चंद्रमा है, कन्या है। तो कन्या राशि है 7th हाउस में, यहाँ आपका मून है, तो आपकी कन्या राशि है चंद्र राशि। सूर्य और वीनस बैठे हुए लगन में बैठे हुए इनके। अच्छा, वो कुंभ राशि मकर में बैठे हैं। नहीं नहीं, सूर्य और वीनस जो है ना, हाँ जी, वो दोनों जो है लग्न में बैठे हुए हैं। अच्छा, सूर्य और वीनस। वीनस लग्न में बैठे हुए हैं। राहु सेकंड में है इनके। सूर्य तो दिखता ही है इनके हम्म बातचीत से और इनके चेहरे से। बिल्कुल। तो सूर्य और वीनस। अलंकृता जी, Yes, ma'am. टकराहट बहुत है आपके जीवन में, हाँ मैम, बहुत है? बहुत ज्यादा है। महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, जी, वो भी है। बहुत एम्बिशियस हैं आप, यस मैम। लेकिन एम्बिशंस को आप फुलफिल नहीं करते हैं। एक चीज को उठाते हैं, फिर उसको वहीं छोड़ के दूसरी की तरफ मुड़ जाते हैं। वो कंप्लीट नहीं हो पाता। यही मैं कह रही हूँ कि ये चीज थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लीजिए, लाइफ में अचीव कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य आपको एम्बिशन देता है और शुक्र पीछे खींच लेता है। जो चीज आप शुरू करते हैं उसको कंप्लीट करके ही छोड़िए। ये तो अभी सिर्फ सूर्य और शुक्र की ही बात हुई है, तो बाकी हमने पहले कहा था कि यहाँ पर्सनल क्वालिटीज डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो और कोई क्वेश्चन? अगर अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आप लोगों को अब, आप मान लीजिए कि मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है? बड़ा अजीब सा लगता है ये कहना, बट कहना पड़ेगा। नहीं मैम। आप लोग राशि, भाव, नक्षत्र और ग्रह, इनके बारे में हम लोग और हमने मेन एम्फेसिस इतने, हमने 4 क्लासेस इनको दिए हैं, ठीक है? हम चाहते तो 12 क्लासेस में प्रश्न शास्त्र पढ़ा के खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर क्या था, वो हम हर जगह कंफ्यूजन आना था। फिर होना था कि ये लग्नेश क्या है, आप लग्नेश बोल रहे हैं, ये कार्येश क्या है, ये आप कार्येश बोल रहे हैं, ये मून यहाँ बैठा है तो ये क्या फल देने वाला है, ये आपने। तो ये जो कंफ्यूजन है, इसको क्लियर करने के लिए हमने 4 क्लासेस जो है बेसिक्स की दी हैं। तो आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर होंगे, और आगे जो आप प्रश्न शास्त्र है उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ग्रहों की विशेषताएं, भाव की, राशियों की। राशि तो देखिए, अगर आप अच्छे से राशियां पढ़ लेते हैं और एक ऐसी हैबिट बन जाती है कि आप अगर रोड पे चल रहे होते हैं ना और सामने से कोई आ रहा होता है, तो आप एनालाइज करने लगते हैं, जरूर ये मिथुन राशि का पर्सन होगा, ये कुंभ का होगा, ये मकर का होगा, ये ऐसा होगा। और प्रश्न शास्त्र में तो ये है कि जब तक रूम में पैर रखता है आप बता देते हैं अरे ये इस राशि का है, और अभी ये राशि चल रही है ट्रांजिट में। तो अभी उसने प्रश्न पूछा नहीं है, उससे पहले ही आप एक मन में कंसेप्ट बना लेते हैं कि हाँ इतना परसेंट पॉजिटिव होगा, इतना नेगेटिव। ये आंसर आप पहले ही देखते ही बता देते हैं, इतना ज्यादा जो है वो प्रभाव होता है। मैम, और ये राशि का लर्निंग कर होगा या फिर मतलब जैसे लगातार पढ़ते रहे उससे आएगा, या रटना पड़ेगा कि हाँ नहीं, ये तो रटना इसमें कुछ भी नहीं, रटने वाला काम ही नहीं है। आप ये देखिए, ये राशि है, इस राशि के स्वामी हैं गुरु। आप देखिए गुरु की विशेषताएं क्या हैं, आप उस पर्सन में उन विशेषताओं को ढूंढिए, क्या दिख रहा है? गुरु है, ज्ञानी जो पर्सन होता है वो कैसा होता है? बड़ा उछल कूद करने वाला तो नहीं होगा, धीर गंभीर होगा, ठीक है? बातें करेगा बहुत सोच समझ के, और उसकी बातों से नॉलेज अपने आप दिखने लगेगी।
ऐसा कोई पर्सन दिखता आप कह सकते हैं गुरु प्रधान है, गुरु राशि का होगा ये। और जो बहुत चंचल है, बात बात में चंचलता दिख रही है, बिना सोचे कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, बुध बुध प्रधान राशि के होंगे। बुध क्या है, बच्चा है ना। इस तरह से राशि का लगाइए कि इस ग्रह ये इसकी ये विशेषता है, इसकी जो राशि वाला पर्सन होगा उसकी भी वही विशेषताएं होंगी। शनि है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्रुएलिटी भी होगी, थोड़ी बहुत कनिंगनेस भी नहीं कह सकते, चतुराई होगी उसमें, हम चतुराई शनि में डिसिप्लिन भी देते हैं क्या शनि? डिसिप्लिन, बिल्कुल डिसिप्लिन देते हैं। शनि वाला जो है वो डिसिप्लिन तो होगा, मंगल वाला है वो डिसिप्लिन होगा, हर जगह बच्चा भी होगा मंगल वाला, वो अपना साइज नहीं देखेगा, वो लड़ने को तैयार खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये विशेषताएं अपने आप दिखाई दे जाएंगी जब आप उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। इनको अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में फिर हम शुरू करेंगे अपना प्रश्न शास्त्र। यस मैम, नेक्स्ट क्लास में फिर हम प्रश्न शास्त्र की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो पहली 4 क्लासेस हमने बेसिक्स की इसीलिए दी हैं कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक्स की नॉलेज नहीं है, तो उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है और बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज। तो वैसे हम इसके बाद भी इस प्रश्नार्थ के बाद हम बेसिक्स का, जैसे मैंने आपको ग्रुप में डाला था, बेसिक टू एडवांस का एक हम एक कोर्स लेकर आएंगे। तो देखते हैं वो कैसे करना है, क्या करना है, बट लाएंगे फिर वही अभी बेसिक टू एडवांस का कोर्स ही लेकर आएंगे। और मैम से बात करेंगे कि मैम कौन सा लेकर आना चाहती हैं, न्यूमेरोलॉजी का लाना चाहती हैं, ये बेसिक टू एडवांस का लाना चाहती हैं। तो मैं कंसल्ट करूंगा मैम से भी, अलका मैम से भी। तो जैसे भी होगा हम फिर वो कोर्स लेकर आएंगे। तो अभी आप पहले 4 क्लासेस आप जो अभी हुई हैं, तो आप सैटरडे संडे प्लीज आप ये देखिएगा, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन आपके पास, तो चारों क्लासेस आप देख लीजिए। कोई भी डाउट्स हो क्लियर कर लेना, बेशक आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ लेना मैम से, अगर मैम फ्री होंगी आप तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा व्हाट्सएप पे आप, जो भी हमारा ग्रुप है प्रश्न का, तो उसमें मैम रिप्लाई कर देंगी। अगर फ्री होंगी तो मैम आपको बोल देंगे आपको कॉल करने के लिए, अदरवाइज शी विल रिप्लाई यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। और आप प्लीज चारों क्लासेस एक बार देख लीजिएगा, नोट्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर मंडे से जो बिल्कुल हम फ्रेश प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैम ये आज का सेटअप आपका ठीक रहा था, वो लाइट बंद कर देगी ना, जो मैं आपको बता रहा था प्रॉब्लम जो आ रही थी वो। अच्छा ओवरलाइट की थी। हाँ वो ये सेटअप बिल्कुल ठीक है आपका, बिल्कुल अब स्क्रीन हिल नहीं रही है आपकी ना, बिल्कुल ठीक आ रही है। तो यही सेटअप रखिएगा आप मंडे को भी। जी श्योर। चलिए, थैंक यू सो मच। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप पढ़िए प्लीज, अच्छे से देखिए, एंड हैव ए नाइस वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, एंड एंजॉय योर वीकेंड। तो मंडे को मिलते हैं। सभी को ओके सर, and good थैंक night. यू, नमस्कार, थैंक यू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, टेक केयर।